हम्म, हाँ हाँ हाँ। फोन हुआ क्या? हो गया? हो गया? कमेंट नहीं दिख रहा। आवाज आ रही? ओके। फ्लोरेंस नर्सिंग एकेडमी का आपका स्वागत है। अपन आज पीडिया के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अपन डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज मेन रीजन फॉर अंडर 5 मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मतलब कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर अंडर 5 मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। ये पूछ रहा है कि अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी, अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी। माल न्यूट्रिशन, डायरिया, एस्पेक्सिया या ल्यूकेमिया। क्वेश्चन यह है कि अंडर 5 ईयर के अंदर कौन सा कोज है मोर्टिलिटी का, माल न्यूट्रिशन, डायरियल डिजीज, एस्पेक्सिया या ल्यूकेमिया। माल न्यूट्रिशन, डायरियल डिजीज, एस्पेक्सिया एंड ल्यूकेमिया। राइट आंसर, इसका राइट आंसर है डायरियल डिजीज। कैसे, अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी इसके अंदर एक होती है नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट का क्या कॉज है, नियोनेटल मोर्टिलिटी का क्या कॉज है। इसके अंदर दो प्रकार की होती है मोर्टिलिटी। एक होती है 0 से लगाकर 7 डेज की, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं प्रीनेटल, इसको अपन बोलते हैं पोस्ट नेटल, ठीक है। तो 0 से लगाकर 7 डेज जो प्रीनेटल है, इसका क्या कॉज है। इसका कॉज होता है प्री मैच्योरिटी और कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। और पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी रेट, पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी के अंदर आता है इन्फेक्शन। क्या आता है, इन्फेक्शन। तो 0 से लगाकर 28 डेज, जिसको बोलते हैं न्यू नेटल मोर्टिलिटी रेट। दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्री नेटल मोर्टिलिटी रेट और एक होती है 7 से लगाकर 28 डेज, जिसको बोलते हैं अपन पोस्ट नेटल मोर्टिलिटी रेट। इसका कोज क्या होता है, एक तो होता है प्री मैच्योरिटी और कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी, और इसका होता है इन्फेक्शन, इसका होता है इन्फेक्शन। इसके बाद आती है IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो होती है 1 मंथ से लगाकर 1 ईयर। IMR, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्रीमैच्योरिटी, मोर्बिडिटी, मैटरनल
हाँ अभी आवाज आ रही है सही? ओके। प्रेगनेंसी 40 डेज MMR मोर्टिलिटी रेट कॉज हेमरेज, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? हेमरेज। और मॉर्बिडिटी जो बीमार होती है मैटरनल, उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एनीमिया। मोस्ट कॉमन कॉज होता है एनीमिया। तो अपन ने सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व किया कि व्हाट इज मेन रीजन फॉर अंडर 5 मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। इसका आंसर है डायरियल डिजीज। क्या है? डायरियल डिजीज। इसके अंदर सबसे पहले अपन ने अब दूसरा एमसीक्यू, चलो, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राथिकल और सबक्यूटेनियस। बी, वेरी सही आंसर है बी, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल। अब मैं आपको कौन कौन से इंट्रामस्कुलर लगते हैं, कौन से इंट्राडर्मल लगते हैं और कौन से सबक्यूटेनियस लगते हैं उसका पूरा बताऊंगा, जिससे कोई भी वैक्सीन का क्वेश्चन आए तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर अपन बात करें वैक्सीन की, इसकी बात करें वैक्सीन की, वैक्सीन के अंदर कौन सी वैक्सीन का कौन सा रूट होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा सही होगा, भले एग्जामिनर 180 डिग्री घुमाए तो भी अपना एग्जाम में ये क्वेश्चन सही होगा। कैसे होगा देखो, मैं आपको बताता हूँ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। एक होता है 0 वीक। 0 वीक पे कौन कौन सी लगती है? हेपेटाइटिस बी, बीसीजी एंड ओपीवी। 6 वीक, 6 वीक पे क्या लगती है? ओपीवी की फर्स्ट डोज, पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज, रोटा वायरस की फर्स्ट डोज, पीसीवी की फर्स्ट डोज और एफआईपीवी की फर्स्ट डोज। और बीसीजी, अगर 0 वीक पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है? हेपेटाइटिस बी, बीसीजी और ओपीवी। अगर बीसीजी जो है, बीसीजी की डोज होती है 0.05 ml। कितनी होती है? 0.05 ml। अगर आपने बीसीजी की डोज एट बर्थ नहीं लगाई तो आप 6 वीक पे लगाओगे बीसीजी। कितना लगाओगे? 0.1 ml। कितना लगाओगे? 0.1 ml। आप 6 वीक हो गया। इसके बाद 10 वीक, 10 वीक पे कौन कौन सी लगती है? ओपीवी की सेकेंड डोज, रोटा वायरस की सेकेंड डोज, पेंटावेलेंट की सेकेंड डोज, एफआईपीवी, पेंटावेलेंट, ये लगती है। और उसके बाद आता है 14 वीक। 14 वीक पे लगती है पीसीवी की सेकेंड डोज, एफआईपीवी की सेकेंड डोज और ओपीवी और रोटा वायरस एंड पेंटावेलेंट, इनकी लगती है अपने थर्ड डोज। इसके बाद 9 मंथ पर, 9 मंथ पर एक लगता है मिजल्स, एक लगता है विटामिन के, विटामिन के। और पीसीवी की फर्स्ट बूस्टर डोज लगती है, पीसीवी की फर्स्ट बूस्टर डोज और एफआईपीवी की फर्स्ट बूस्टर डोज। ठीक है, और लगती है जापानीज एनसिपेलाइटिस, जो कहाँ लगती है? जहाँ एंडेमिक एरिया होता है वहां पर ओनली जापानीज एनसिपेलाइटिस लगती है। उसके बाद आता है 16 से 24 मंथ।
इधर आपके लगती है डीपीटी की फर्स्ट बूस्टर डोज। क्या लगती है? डीपीटी की फर्स्ट बूस्टर डोज 5 ईयर पर लगती है डीपीटी की बूस्टर सेकेंड डोज, ठीक है। और आता है फिर 10 ईयर पर लगता है टीटी का फर्स्ट, और एक होता है 16 ईयर, इसके ऊपर लगता है टीटी का सेकंड, टीटी फर्स्ट एंड टीटी सेकंड। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर वैक्सीन लगती है, और कौन कौन सा रूट होता है उसके बारे में अपन बताते हैं। अगर बात करें हेपेटाइटिस बी, क्या है? हेपेटाइटिस बी क्या लगती है? आईएम लगती है। क्या लगती है? आईएम। हेपेटाइटिस बी क्या लगती है? आईएम लगती है। और लगती कहां पर है? वास्टस लेटरिस मसल। और कहां पर? एंटीरियो लेटरल थाई एस्पेक्ट पर लगती है। ठीक है। आईएम जितनी भी लगती है 0 से लगाकर 3 साल तक वास्टस लेटरिस मसल पर लगेगी। कहां पर लगेगी? वास्टस लेटरिस। और 3 साल से ऊपर है तो डेल्टॉइड मसल पर लगेगी आईएम, ठीक है। और बीसीजी क्या होती है? इंट्राडर्मल लगती है। क्या लगती है? इंट्राडर्मल। बीसीजी कहाँ लगती है? इंट्राडर्मल। और वो भी कहाँ लगती है? लेफ्ट अपर आर्म पर। और ओपीवी और बीसीजी कितनी लगती है? 0.5 ml। ओपीपी क्या लगती है? 2 ड्रॉप ओरल, ठीक है। और ओपीवी वही है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट कहाँ लगती है? आईएम लगती है। पेंटावेलेंट क्या लगती है? आईएम। और रोटा वायरस क्या होती है? 5 ड्रॉप ओरल। रोटा वायरस क्या होती है? 5 ड्रॉप ओरल। और पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन किसके काम आती है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए पीसीवी वैक्सीन देते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनाई क्या करता है? मेनिंजाइटिस करता है और निमोनिया करता है। इसके लिए दी जाती है, ये भी क्या होती है? आईएम दी जाती है। क्या दी जाती है? आईएम 0.5 ml। वही अपने आईएम कहाँ देंगे? वास्टस लेटरल एंटीरियर लेटरल थाई ऑफ एक्सपेक्ट। और एफआईवी पोलियो के लिए दी जाती है, कितनी देते हैं? 0.1 ml, ठीक है। और कहाँ देते हैं? इंट्राडर्मल। क्या देते हैं? इंट्राडर्मल। और बीसीजी कहाँ देते हैं? इंट्राडर्मल, ठीक है। ओपीवी अपन ऑरल देते हैं, रोटावायरस ऑरल देते हैं, पेंटावेलेंट। पीसीवी अपन क्या देते हैं? आईएम देते हैं। एफआईवी क्या देते हैं अपन? एफआईवी इंट्राडर्मल। ओपीवी हो गया, रोटावायरस हो गया, पेंटावेलेंट हो गया, ठीक है। इसके अंदर मिजल्स सब क्यूटेनियस लगती है 0.5 ml, 0.5 ml। और विटामिन के 1 इंटरनेशनल यूनिट या 1 लाख क्या होती है? ऑरल होती है। क्या होती है? ऑरल होती है। और पीसीवी क्या होती है? आईएम होती है। और एफआईवी क्या होती है? और जापानीज एनसेफेलाइट सब क्यूटेनियस लगती है, और ये इंट्राडर्मल लगती है एफआईवी। और डीपीटी आईएम लगती है। और डीपीटी आईएम टीटी का लगती है? आईएम लगती है। अब यहाँ पर देखो क्या है? 10 ईयर। ये क्या है? 5 ईयर। ये क्या है? 5 ईयर। ये क्या है? 10 ईयर। और ये भी आईएम लगती है। और लगती कहाँ पर है? डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल्स में, ठीक है। तो ये बात हुई डीपीटी बूस्टर डोज और टीटी। और ये टीटी ये डेल्टॉइड मसल में लगते हैं। क्यों? क्योंकि 3 साल के बाद जो भी मसल होती है वो डेल्टॉइड मसल में लगती है। और 3 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनको कहाँ लगती है? वास्टस लेटरल एंटीरियर थाई ऑफ एक्सपेक्ट। अब देखो इसका सारांश क्या? सारांश ये है कि कौन कौन सी इंट्राडर्मल लगती है। तो इंट्राडर्मल 2 लगती है, बीसीजी और एफ आई पी वी, ठीक है। ये हो गया इंट्राडर्मल। सब क्यूटेनियस कौन सी लगती है? मिजल्स और जापानीज एनसेफेलाइटिस। और ऑरल कौन सी लगती है? रोटावायरस, पोलियो और रोटावायरस पोलियो ऑरल हो गए। और विटामिन के, विटामिन के,
और IM, इनके अलावा जितनी भी वैक्सीन होती है वो सारी की सारी IM लगती है। इनके अलावा जितनी भी वैक्सीन होती है दुनिया की कोई भी हो वो सब IM लगती है। क्या लगती है? IM। और केवल BCG जब अपन 6 वीक पे लगाते हैं वो 0.1 ml, ठीक है। और एक होती है FIVP, ये कितनी होती है? 0.1 ml। और जितने भी इंजेक्टेबल फॉर्म में जितने भी BCG और FIPV के अलावा जितने भी इंजेक्टेबल है उनकी डोज 0.5 ml होती है, 0.5 ml होती है। तो अपना क्वेश्चन क्या था? हाँ, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन। क्या था? द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG। BCG देते क्यों है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG दी जाती है, ठीक है। कौन सा रूट होता है? इंट्राडर्मल। और इंट्रामस्कुलर बाकी सब होती है। इंट्राथिकल और सबक्यूटेनियस कौन सी होती है? मीजल्स और जापानीज एनसेफेलाइटिस। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरे क्वेश्चन का आप आंसर दो सर। हेलो, हाँ, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। तीसरा क्वेश्चन है 6 ईयर, फोन है तो ध्यान रखो, ठीक है। 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड एडमिटेड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, विच इज द सिग्निफिकेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू बी डन डेली बाय नर्स। कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में? टेम्परेचर चेक करेंगे, मेजरिंग माइल्ड आर्म सर्कमटेंस, चेकिंग कैपिलरी रिलीफ और मॉनिटरिंग इन इनटेक आउटपुट। कौन सा चेक करेंगे? राइट आंसर। हाँ, वेरी गुड, सही आंसर है मॉनिटरिंग इनपुट, मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट। इसका है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ पीडियाट्रिक का डिसऑर्डर है, ठीक है। और कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून। कैसा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके अंदर अपन क्या करेंगे? जैसे ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इसकी पैथो से पता चलता है। पैथोफिजियोलॉजी। एक्चुअली नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑटो इम्यून। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। क्या होता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर परमेबिलिटी बढ़ेगी और जिसके अंदर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, जिससे शरीर से प्रोटीन बाहर आएगा। इसका क्लासिकल सिम्टम क्या होता है? प्रोटीन यूरिया। क्या होता है? प्रोटीन यूरिया। ये कैसे हुआ अभी बताते हैं। सबसे पहले एंटीजन प्लस एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ,
क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ। क्या हुआ, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन से क्या हुआ, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के अंदर क्या बनी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी बनी, तो जिसके वजह से क्या हुआ, प्रोटीन जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर आया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया। क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया, जिससे बॉडी से क्या निकला, प्रोटीन यूरिया। अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होती है ब्लड के अंदर, इसको अपन बोलते हैं एल्बुमिन, एल्ब्यूमिनिया। ठीक है, एल्बुमिनिया मतलब ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी होगी। अगर बॉडी के अंदर एल्बुमिन की कमी होगी तो क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा। क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा। अब ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड और फ्लूइड को पकड़े रखना, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर। और कौन पकड़ के रखता है, एल्बुमिन प्रोटीन। और एल्बुमिन क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर बॉडी से बाहर निकला तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, और जब ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे वेसल्स है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ये एल्बुमिन प्रोटीन है, परमेबिलिटी बनने के कारण ये बाहर आने लगा, सेल्स के अंदर आने लगा, और फिर ये सेल के अंदर आएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और सेल के अंदर शिफ्ट होगा तो सेल के अंदर एडिमा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एडिमा। और सबसे पहले एडिमा कहाँ देखने को मिलेगी, पेरी ऑर्बिटल, आंखों पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगी। और कहाँ, एस्काइटिस, एस्काइटिस। ठीक है, एस्काइटिस का मतलब होता है फ्लूइड का बढ़ना, ये देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब एल्बुमिन कम हुआ, एल्बुमिन कम हुआ तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन। और बॉडी के अंदर अगर हाइपोटेंशन होगा तो बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, रास। कौन सा सिस्टम होता है, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये एक्टिवेट होगा तो जिससे क्या होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन होगा। क्या होगा, फ्लूइड का रिटेंशन होगा। और अगर फ्लूइड का रिटेंशन होगा, क्या होगा, फ्लूइड का रिटेंशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ओलिगो यूरिया। क्या देखने को मिलेगा, ओलिगो यूरिया। और रास एक्टिवेट हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन। क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन। ठीक है, और अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन कम है, क्या है, प्रोटीन कम है, जिसकी वजह से लीवर फंक्शन करेगा। क्या करेगा, लीवर एक्टिवेट होगा, और लीवर एक्टिवेट होगा तो लिपिड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, लिपिड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। और क्या होगा, कोगुलेशन, कोगुलेशन भी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोटीन कम होने के कारण लीवर एक्टिवेट होता है, जिससे कारण लीवर एक्टिवेट होगा तो लिपिड का लेवल बढ़ेगा और कोगुलेशन बढ़ेगा। तो अपन ने क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर अपन साइन एंड सिम्टम देख के प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया क्या देखा, सबसे पहले ये देखो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसके अंदर देखो ग्लो प्रोटीन एल्बुमिन हुआ, प्रोटीन यूरिया देखने को मिला। क्या देखने को मिला, प्रोटीन यूरिया। फिर क्या देखने को मिला, एडिमा। एडिमा कहाँ कहाँ देखने को मिली, पेरी ऑर्बिटल और एस्काइटिस, ये अपन को एडिमा देखने को मिली। और प्रोटीन की वजह से क्या हुआ, हाइपोटेंशन हुआ। क्या हुआ, हाइपोटेंशन हुआ। उसकी वजह से रास एक्टिवेट हुआ। क्या रास एक्टिवेट हुआ, तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिला। और क्या देखने को मिला, ओलिगो यूरिया। ठीक है, ओलिगो यूरिया। अब इसका मैनेजमेंट देखें अपन, मैनेजमेंट देखें तो अपन इसको क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स देंगे, प्रेडनिसोलोन और विल्सन। ये क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को कम करेगा और प्रोटीन यूरिया को क्या करेगा, कम करेगा।
प्रोटीन यूरिया को कम करेगा। ये इसका अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। और नर्सिंग केयर क्या होगी? नर्सिंग केयर, यहां से मोस्ट क्वेश्चन आता है। इसके अंदर सोडियम प्लस पोटेशियम डाइट क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट करेंगे। सोडियम एंड पोटेशियम डाइट क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या करता है? वाटर का रिटेंशन करता है। क्या करता है? सोडियम क्या करता है? वाटर का रिटेंशन करता है। आगे भी अपन ने क्या पढ़ा? ओलिगो यूरिया है। ओलिगो यूरिया का मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंट हो रहा है, तो सोडियम क्या करेगा? फ्लूइड का तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? डाइट के अंदर सोडियम और पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट करेंगे। और प्रोटीन क्या करेंगे? मॉडरेट या लो, मॉडरेट या लो, ठीक है। और नर्सिंग पीरियड 4 आवरली क्या करेंगे? वाइटल साइन चेक करेंगे। क्या करेंगे? वाइटल साइन चेक करेंगे। 6 आवरली इनटेक और आउटपुट चेक करेंगे। और अपना तीसरा क्वेश्चन यही था नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर, यही तीसरा क्वेश्चन था और इसका आंसर ये था। क्या था? इनटेक और आउटपुट चेक अपन करेंगे। और वेट डेली चेक करेंगे। और कैसे करेंगे? वही सेम टाइम, सेम कपड़ा और सेम मशीन के थ्रू अपन चेक करेंगे। ये होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अपन ने इसको पूरा 180 डिग्री पे घुमा दिया है। इसको अपन ने पूरा 180 डिग्री पे घुमा दिया। कहीं से भी क्वेश्चन आए, पूरा का पूरा अपन ने एक क्वेश्चन के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम पूरा कर लिया। चलो आगे। पीछे चल रहे कमेंट तो सही आ रही है। चलो चौथा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज अ कैरेक्टराइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। प्रोजेक्टाइल जो वॉमिटिंग होती है उसके अंदर कौन सा साइन, कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलती है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कौन सी डिजीज के अंदर देखने को? पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्निया, इंपोर्ट एनस और अपेंडिक्साइटिस। हाँ, जवाब आ रहा है एकदम सही, पाइलोरिक स्टेनोसिस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। राइट आंसर है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक का मतलब क्या होता है? पाइलोरिक क्या होता है? स्टमक का लास्ट पार्ट होता है। और स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग। क्या होता है? नैरोइंग। नैरोइंग क्या होता है? नैरोइंग। तो पाइलोरस, ये देखो, ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट? स्टमक के अंदर जो ये पाइलोरिक पार्ट है, क्या है? पाइलोरिक पार्ट। ये क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। कॉन्ट्रैक्शन या नैरो हो जाता है। क्या हो जाता है? नैरोइंग। इसको अपन क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसके अंदर क्या होता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर सर्कुलर सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से क्या होती है? नैरोइंग हो जाती है। क्या हो जाती है? नैरोइंग हो जाती है। और नैरोइंग होने की वजह से जो भोजन है वो आगे डुडेनम में नहीं जा पाता है। क्या नहीं जा पाता है? डुडेनम में नहीं जा पाता है। इसे अपन क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसके अंदर साइन एंड सिम्टम की बात करें, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? वॉमिटिंग। और वो भी कैसी? प्रोजेक्टाइल। कैसी वॉमिटिंग? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मीन्स क्या होता है?
प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है फोर्सफुली, क्या होता है, फोर्सफुली। और कैसी होगी, नॉन बाइलस, क्या होगी, नॉन बाइलस, मतलब जिसके अंदर बाइल नहीं पाया जाता। ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जिसके अंदर नॉन बाइलस होता है? एक तो होती है पाइलोरिक स्टेनोसिस, एक होती है GERD, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है, और एक होते हैं बाइलस जिसके अंदर बाइलस वोमिटिंग पाई जाती है। कौन सी, बाइलस वोमिटिंग। कौन कौन सी डिजीज के अंदर बाइलस वोमिटिंग पाई जाती है? वो होती है इंटुससप्शन, और एक होती है हिंसबर्ग डिजीज। मतलब बाइलस वोमिटिंग जिसके अंदर बाइलस पाया जाता है, बाइलस वोमिटिंग किसके अंदर होती है, इंटुससप्शन और हिंसबर्ग। मतलब मेरे कहने का मतलब है पाइलोरिक, पाइलोरिक के पार्ट के ऊपर कोई भी बीमारी है तो उसके अंदर कौन होगा, नॉन बाइलस। और पाइलोरस के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसके अंदर बाइलस वोमिटिंग पाई जाती है। एग्जांपल इंटुससप्शन और हिंसबर्ग डिजीज। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, वॉमिटिंग। कैसी, फोर्सफुली वॉमिटिंग। शरीर से अगर बाहर फ्लूड आएगा तो क्या देखने को मिलेगा, फ्लूड बाहर आया मतलब एसिड बाहर आया, एसिड बाहर आया तो पीछे क्या बचा, एल्किलोसिस। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। तो क्वेश्चन आता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कौन सा एसिड इम्बैलेंस देखने को मिलता है? तो उसका उत्तर है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर एसिड होता है, वो एसिड बाहर निकल जाता है तो पीछे क्या, उसको कंपोनेंट के रूप में मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। अगर फोर्सफुली फ्लूइड बाहर आया तो क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन। क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन, मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होगी, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा तो मोस्ट कॉमन इसके अंदर हाइपोकैलिमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलिमिया। और इसके अंदर जो फ्लूइड बाहर निकला तो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, सनकन आई देखने को मिलेगी, फोंटानेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, ड्राई म्यूकस, सनकन आई, फोंटानेंस, ये सब डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम होते हैं। डिहाइड्रेशन किसकी वजह से हुआ, क्योंकि वॉमिटिंग के थ्रू फ्लूइड बाहर निकला तो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हुआ, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हुआ, और डिहाइड्रेशन और हाइपोकैलिमिया देखने को मिलेगा। मोस्ट क्वेश्चन कि पाइलोरिक स्टेनोसिस इम्बैलेंस के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है? तो आप क्या कहोगे, हाइपोकैलिमिया। अब इसका मैनेजमेंट देखें, मैनेजमेंट, पाइलेरोटॉमी करते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, पाइलेरोटॉमी। प्री ऑपरेटिव और पोस्ट, प्री ऑपरेटिव क्या करेंगे, एनफ्यू रखेंगे, उसके बाद पाइलेरोटॉमी करेंगे जिसके इंसिजन देंगे 3 से 4 सेंटीमीटर का, कितना, 3 से 4 सेंटीमीटर का इंसिजन देंगे अपन, ठीक है, और फिर उसको ठीक करेंगे। अब देखो पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर एब्डोमिनल साउंड, एब्डोमिनल साउंड, एब्डोमिनल साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है 48 to 72 आवर्स के बाद, तो अपन क्या करेंगे, फीडिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, फीडिंग। कब कराएंगे, पोस्ट ऑपरेटिव 48 to 70 आवर्स के बाद, ठीक है। और एक क्या है, अगर ऑपरेशन साइट पर, ऑपरेशन साइट पर अगर क्या है, रेडनेस है, पुरुलेंट है और इन्फ्लामेशन है, क्या है, इन्फ्लामेशन, तो इन्फॉर्म द फिजिशियन, इन्फॉर्म द फिजिशियन। अपन ने इस क्वेश्चन को 180 डिग्री पे पूरा घुमा दिया है। अब एग्जामिनर आपको 180 डिग्री पे घुमाए, भले कैसे भी घुमाए, अपन का पाइलोरिक स्टेनोसिस से अभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो आगे,
पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, सर्कुलर जो मसल होती है वो नैरोइंग हो जाती है, उसकी वजह से फोर्सफुल क्या होती है, वॉमिटिंग होती है, फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, और फोर्सफुली वॉमिटिंग होने के कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, हाइपोकैलिमिया होता है, सन आई होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होती है, ये सब इसके क्या है, साइन एंड सिम्टम। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फूड आइटम नीड टू बी अवॉइड इन चाइल्ड विथ सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज का एक चिल्ड्रन है जिसको क्या है, सीलियक डिजीज, तो इसमें से कौन सा फूड अवॉइड करेगा, सीलियक डिजीज के अंदर कौन सा फूड अवॉइड करेगा। हाँ, आपका आंसर सही है, आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। क्या करेंगे, ऑल ऑफ दिस। अब अपन सीलियक डिजीज का पोस्टमार्टम करेंगे, सीलियक डिजीज को ऐसे पढ़ेंगे कि इधर ही अपन लाइव क्लास में पूरा कर देंगे, जितना भी इसके बारे में आगे क्वेश्चन आएगा कभी गलत नहीं होगा। चलो, सीलियक डिजीज और ग्लूटिनोपैथी। अब सीलियक डिजीज होती क्या है, सीलियक डिजीज के अंदर क्या होता है, ग्लूटीन जो प्रोटीन होता है, क्या होता है, ग्लूटीन जो प्रोटीन होता है उसका क्या होता है, इनडाइजेशन होता है। क्या होता है, इनडाइजेशन होता है, ग्लूटीन प्रोटीन का इनडाइजेशन होता है। क्या होता है, ग्लूटीन जो प्रोटीन होता है उसका इनडाइजेशन होता है, और ग्लूटीन प्रोटीन बॉडी के अंदर ज्यादा होने के कारण वो क्या करता है, ला विलाई, इंटेस्टाइन में जो विलाई होती है, क्या होती है, इंटेस्टाइन में विलाई होती है, उसको डैमेज करता है। क्या करता है, डैमेज करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो ग्लूटेन प्रोटीन क्या होता है, इंडाइजेशन होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, तो ये विलाई को क्या करता है, डैमेज करता है। कैसे, देखो, ग्लूटेन प्रोटीन है, ग्लूटियन प्रोटीन, इसका डाइजेशन होता है या ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है, ग्लूटामिन अमीनो एसिड। क्या बनाता है, अमीनो एसिड। फिर आगे क्या बनता है, ग्लाइडिन। क्या बनता है, ग्लाइडिन। और ग्लाइडिन क्या करता है, ग्लाइडिन क्या होता है, टॉक्सिक होता है। क्या होता है, टॉक्सिक। और ये क्या करता है, इंटेस्टाइन में जो विलाई होती है, इंटेस्टाइन में जो विलाई होती है उनको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और जब इंटेस्टाइन की विलाई को डैमेज करेगा तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। ये है ग्लूटेन प्रोटीन, ग्लूटामिन अमीनो एसिड होता है जिसके अंदर ग्लाइडिन होता है। ग्लाइडिन क्या एक प्रकार का टॉक्सिक है, इंटेस्टाइन विलाई डैमेज होगा और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे अपन। ठीक है, तो ग्लूटेन प्रोटीन, ग्लूटामिन अमीनो एसिड, ग्लाइडिन और टॉक्सिक होता है। ये क्या होता है, इंटेस्टाइनल विलाई को डैमेज करता है। ये नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन अगर इनडाइजेशन होगा, क्या होगा, इनडाइजेशन, क्या होगा, अगर इनडाइजेशन होगा तो ग्लूटेन प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, ग्लूटामिन का लेवल बढ़ेगा, ग्लाइडिन का लेवल बढ़ेगा, और ग्लाइडिन बढ़ेगा तो इंटेस्टाइन विलाई को क्या करेगा, डैमेज करेगा। और इंटेस्टाइन को जब विलाई को डैमेज करेगा तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फिर इसके साइन एंड सिम्टम देखने को, अब देखो, ग्लूटियन प्रोटीन कौन कौन सी डाइट में होते हैं, ब्रो, अपन ने अभी पढ़ा, ब्रो, ब्रेली, ओट और व्हीट। इसके अंदर क्या पाया जाता है, ग्लूटेन प्रोटीन। और ये सीलियक डिजीज में रेस्ट्रिक्टेड डाइट होती है। क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, अवॉइड करनी है अपन को। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, डाइट ग्लूटेन प्रोटीन का लेवल बढ़ाती है, ग्लूटामिन बढ़ाती है,
ग्लिटिन बनाएगी और जिसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और उसकी वजह से अपन को क्या देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। सबसे पहले डायरिया, क्या देखने को मिलेगा, डायरिया। और जो फैट है, क्या है, फैट, फैट का डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, फैट का डाइजेशन नहीं होगा। फ्लैटस देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फ्लैटस, और फैट का डाइजेशन नहीं होगा। और इसके अंदर आपको पता हो, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, विटामिन के बनाते हैं, क्या बनाते हैं, विटामिन के। और विटामिन के क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकता है, एंटी कोगुलेशन प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन इसके अंदर विटामिन के कम होगा, तो जिसकी वजह से क्या होने के चांसेज है, ब्लीडिंग होने के चांसेज, क्या होने के चांसेज है, ब्लीडिंग। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट करते हैं अपन। लाइफ टाइम ग्लूटामिन फ्री डाइट, और फ्री डाइट के अंदर क्या क्या आता है, ब्रो, क्या आता है, ब्रो, ठीक है, लाइफ टाइम ग्लूटामिन डाइट। और आप इसको क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको आप राइस दोगे, क्या दोगे, राइस, क्या देंगे, क्या दोगे आप इसको, राइस। और क्या दोगे, मिल्स, राइस और मिल्स अपन इसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। ये हो गई आपकी सीलियक डिजीज, जिसके अंदर क्या होता है, सीलियक डिजीज के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन होता है, उसका डाइजेशन नहीं हो तो पाता है, जिसके कारण क्या बनता है, ग्लूटामिन एमिनो एसिड ग्लाइडिन बनता है। ग्लाइडिन बनने से क्या होता है, डैमेज होता है, किसका, विलाई का, विलाई डैमेज होगी, जिससे कारण क्या होगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी। और इसको अपन क्या, कौन को, ए, ई, डी और के विटामिन प्रोवाइड कराएंगे डाइट के अंदर, और आयरन, और आयरन, उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। और मैनेजमेंट ये इसका, what is the normal range of pulse rate of child 1 to 2 year, 1 to 2 ईयर में चाइल्ड की पल्स रेट कितनी होती है, 1 to 2 ईयर में पल्स रेट नॉर्मल कितनी होती है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। नॉर्मल पैरामीटर बताऊंगा मैं आपको, नॉर्मल पैरामीटर न्यूनेट्स के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर और टोल्डर के अंदर, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। नॉर्मल पैरामीटर, नॉर्मल पैरामीटर्स की बात करें, अगर नियोनेटल है, क्या है, नियोनेटल, तो नियोनेटल के अंदर पैरामीटर्स की बात करें, टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है 36 से लगाकर 37 पॉइंट 37 डिग्री पॉइंट सेल्सियस, ये तो होता है न्यूनेटल में टेम्परेचर। पल्स रेट की बात करें, पल्स रेट कितनी होती है, 120 से लगाकर 160 बीट पर मिनट। और कहां से चेक करते हैं, एपाइकल पल्स, कहां करते हैं, एपाइकल पल्स, और कहां करते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। पल्स रेट 120 से लगाकर 160। और ब्लड प्रेशर कितना होता है,
60/40 mm ऑफ Hg, ठीक है। और न्यूनेट्स का नॉर्मल वेट की बात करें, कितना नॉर्मल वेट, नॉर्मल वेट होता है 9 kg, ठीक है। अगर अपन हाइट की बात करें 45 से 50 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, ठीक है। हेड सरकमफ्रेंस की बात करें कितना होता है 33 से 35 सेंटीमीटर, और चेस्ट सरकमफ्रेंस की बात करें वो होता है 30 से 33 सेंटीमीटर। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस कितना होता है 11 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नॉर्मल अपन ने देखा। न्यूनेट्स के अंदर पल्स रेट, टेम्परेचर, बीपी और वेट, हाइट, हेड सर्कमटेंस, चेस्ट सर्कमटेंस और मिड अपर आर्म सर्कमटेंस। अब अपन देखते हैं इन्फेंट के अंदर, किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर एक इसके अंदर एक रेस्पिरेशन रेट होती है 40 से 60 बीट पर मिनट। इन्फेंट के अंदर देखें, और इधर अपन टोडलर की बात कर देते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, टोडलर की। बीट पर मिनट क्या होती है, पल्स रेट, क्या होती है, पल्स रेट। ब्लड प्रेशर, पल्स रेट नहीं, रेस्पिरेशन, सॉरी, रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। और इसके अंदर कितनी होती है 20 से लगाकर 40 बीट पर मिनट, क्या होती है, पल्स रेट। और 110/80 क्या होती है, बीपी होती है, क्या होती है, बीपी, ठीक है। और पल्स कितनी होती है 80 से लगाकर 130 बीट पर मिनट, और इसके अंदर कितनी होती है 80 से लगाकर 110 बीट पर मिनट, ठीक है। टोल्डर के अंदर 80 to 130, यही क्वेश्चन आया था अपने कि टोल्डर के अंदर कितनी होती है, क्या, पल्स रेट, तो कितनी होती है 80 से लगाकर 130 बीट पर मिनट। अस्सी से लगाकर 130। व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ पल्स रेट ऑफ चाइल्ड 1 to 2 ईयर, 80 से लगाकर 130 बीट पर मिनट। ये मैंने आपको पूरा का पूरा पल्स रेट मतलब नॉर्मल पैरामीटर बता दिए, सारे के सारे न्यूनेट्स के अंदर, इन्फेंट के अंदर और टोल्डर के अंदर कितना टेम्परेचर होता है, कितना ब्लड प्रेशर होता है, पल्स रेट होती है, सारा का सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये 140 होता है, 140 बीट पर मिनट, और 80 से 130, 80 से 130 बीट पर मिनट टोल्डर के। चलो अगला क्वेश्चन है, एडिमा इज द साइन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, क्वासिकोन, मेरास्मस, अंडरवेट या न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म।
राइट आंसर। एडिमा साइन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, एडिमा कौन सी बीमारी में पाई जाती है? राइट आंसर है क्वासिकॉर। किसके अंदर पाई जाती है? क्वासिकॉर के अंदर क्या देखने को मिलती है? एडिमा देखने को मिलती है। देखो माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज होता है पुअर्टी। क्या होता है? पुअर्टी। अब देखो माल न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरास्मस और एक होता है क्वासिको। क्या होता है? मेरास्मस और एक होता है क्वासिको। अब देखो मेरे हिसाब से देखो ना, तो प्रोटीन, क्या प्रोटीन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है सोमेटिक, एक होता है विसरल। ठीक है, सोमेटिक के अंदर आता है स्केलेटल, स्केलेटल और स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जब सोमेटिक स्केलेटल मसल की वास्टिंग होती है तो इसके अंदर कौन सा देखने को मिलता है? मेरास्मस। कौन सा देखने को मिलता है? मेरास्मस। और विसरल्स के अंदर कौन सा देखने को मिलता है? विसरल्स जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है क्वासिकॉर। कौन सा देखने को मिलता है? क्वासिकॉर। इसके अंदर क्या होता है कि विसरल जो प्रोटीन होता है उसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। क्या होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑनकोटिक प्रेशर करता है। ठीक है, और ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन, ये तीन क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। कौन से? विसरल प्रोटीन। क्या होते हैं? विसरल प्रोटीन। और ये क्या है? मेरास्मस। ये क्या है? मेरास्मस। इसके अंदर क्या होता है? देखो क्वासिकॉल, क्वासिकॉल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन की कमी होती है। क्या होती है? प्रोटीन की कमी। कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलती है? एडिमा। क्या देखने को मिलती है? एडिमा। और यही क्वेश्चन आया था कि निम्न में से जो माल न्यूट्रिशन है उसके अंदर एडिमा किसके अंदर देखने को मिलती है? तो क्वासिकॉर के अंदर। क्यों देखने को मिलती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से। अब देखो एडिमा इसके क्वासिकॉर के साइनम सिम्टम की बात करें तो एडिमा देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? एडिमा देखने को मिलेगी। फ्लैग पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। फ्लैग पिंटे, मून लाइक फेस देखने को मिलेगा। मून लाइक फेस देखने को मिलेगा। एडिमा हो गई फ्लैग। और एडिमा कहाँ देखने को मिलेगी? लोअर एक्सट्रीमिटीज से स्टार्ट होगा और अपर एक्सट्रीमिटीज तक चलेगी। कौन सी? एडिमा, फ्लैग पिगमेंटेशन और क्या देखने को मिलेगा? मून लाइक फेस देखने को मिलेगा। और इसका मैनेजमेंट देखें तो क्या करेंगे अपन? इसके अंदर क्वासिकॉल क्या है? अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, क्या है? माइल्ड टू मॉडरेट, तो डेड फॉर्मूला फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला फीडिंग। कितनी करेंगे? 150 ml पर केजी पर वेट के हिसाब से। और कितनी फीडिंग करेंगे? 12 फीडिंग करेंगे डे में। क्या करेंगे? 12 फीडिंग करेंगे। और वो भी मिल्क क्या होगा? हाफ स्ट्रेंथ। क्या होगा? हाफ स्ट्रेंथ। मीन्स क्या हुआ कि 150 ml जो आपने लिया है फॉर्मूला फीडिंग, उसके अंदर 75 तो ml क्या होगा? वाटर होगा और 75 ml क्या होगा? मिल्क होगा। इसे कहते हैं फॉर्मूला मिल्क। 150 ml पर केजी वेट के हिसाब से 12 फीडिंग करवाएंगे दिन में। और ये कब होगा? फर्स्ट डे। कब होगा? फर्स्ट डे। ठीक है, और सेकेंड डे पर 150
ml पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से कितनी फीडिंग करवाएंगे अपन? 8 फीडिंग करवाएंगे। कितनी फीडिंग? और हाफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क। और थर्ड और फोर्थ डे पर फोर्थ डे पर 100 ml पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से फुल स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क। ठीक है, ये तो हो गया माइल्ड टू मॉडरेट। ठीक है, अगर सीवियर है, क्या है सीवियर? एक माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट बिलो 6 month ऑफ चाइल्ड, माइल्ड टू मॉडरेट। 6 मंथ से ऊपर है बेबी, और बच्चा कैसा है? माइल्ड टू मॉडरेट। तो अपन क्या करेंगे? 4 to 6 ग्राम पर केजी के हिसाब से पर डे 4 से 6 ग्राम प्रोटीन अपन उसको अवेलेबल करवाएंगे फीडिंग। ठीक है, 6 मंथ बेबी है तो। और अगर सीवियर है, क्या है? अगर सीवियर है तो क्या करेंगे? NICU और उसके अंदर पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे, इंजेक्टेड पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो अपन कितना ग्राम देंगे? 4 to 6 ग्राम। और नॉर्मल कितना देते हैं? 2 से 2.5 ग्राम। ये तो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, 6 मंथ से ऊपर है, तो अपन क्या करेंगे? 4 to 6 ग्राम केजी पर डे। तो अपन ने एडिमा इज द साइन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर? क्वासिको। क्या है? एडिमा किसके अंदर देखने को मिलती है? क्वासिकोर के अंदर देखने को मिलती है। मेरास्मस, मेरास्मस के अंदर क्या होता है? एनर्जी प्लस प्रोटीन डेफिशिएंसी, और कौन सी? मसल्स। और जिसकी वजह से साइन सिम्टम देखने को मिलता है। तो क्या देखने को मिलता है? सीवियर मसल वास्टिंग, सीवियर मसल वास्टिंग, बग्गी मैन, मंकी फिश। मैनेजमेंट क्या करेंगे? नॉर्मल 100 किलो कैलोरी देते हैं, लेकिन मेरास्मस है तो उसके अंदर 200 किलो कैलोरी अपन उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। तो भी ठीक नहीं होता है, तो अपन उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? पुअर्टी। दो होते हैं, मेरास्मस और क्वासिकॉल। मेरास्मस क्या होता है? जिसके अंदर प्रोटीन प्लस एनर्जी की माल न्यूट्रिशन होती है, बग्गी मैन मंकी लाइक फेस देखने को मिलता है, और उसके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी अपन प्रोवाइड करते हैं। और क्वासिकॉर के अंदर क्या होता है? क्वासिकॉर के अंदर माल न्यूट्रिशन तो होता है, लेकिन केवल प्रोटीन, और प्रोटीन कम होगा तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? क्लासिकल साइन एडिमा देखने को मिलेगी। और जब एडिमा देखने को मिलेगी तो लोअर एक्सट्रीमिटीज से अपर एक्सट्रीमिटीज की तरफ, और उसके अंदर अपन ने मैनेजमेंट पढ़ा। चलो आगे।
ठीक चलिए चलो। 4th week old male infant brought the emergency department because of persistent vomiting. क्या आ रही है? persistent vomiting. Examination show infant with dry mucous membrane. क्या आ रही है? dry क्या है? mucous membrane. olive shape mass. क्या है? olive shape mass. dry mucous membrane. palpate in the right upper quadrant of abdominal. Which of the following acid abnormalities most likely the patient? ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया, ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है। इसका राइट आंसर बताओ। किस कौन सी डिजीज के अंदर परसिस्टेंट वॉमिटिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन डिहाइड्रेशन और ऑलिव मास देखने को मिलता है? अभी बताया मैंने। राइट आंसर देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? परसिस्टेंट वॉमिटिंग। क्या दे रखी है? परसिस्टेंट वॉमिटिंग फर्स्ट। डिहाइड्रेशन दे रखा है, डिहाइड्रेशन दे रखा है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ऑलाइव शेप मास, और कहां पर? अपर क्वाड्रेंट में, राइट अपर क्वाड्रेंट में। तो ये किसके साइन एंड सिम्टम है? पाइलोरिक स्टेनोसिस। मैंने अभी समझाया है पाइलोरिक स्टेनोसिस। और पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है? रेस्ट मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अब इसके अंदर कौन सी पीएच और CO2 और HCO3 का लेवल है जो आपको बताएगा कि इसके अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है? अभी बताते हैं। एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस। सबसे पहला होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या होता है कि ब्लड के अंदर पीएच कितनी होती है? ब्लड की पीएच 30 इतनी होती है, 7.35 से लगाकर 7.45। अगर इसकी पीएच 7.35 से कम है तो एसिडोसिस, अगर पीएच 7.45 से ज्यादा है तो एल्केलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर क्या होता है? पीएच समानुपाती 1/CO2। इसका मीन्स क्या हुआ? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में CO2 का लेवल बढ़ेगा, और इसका मीन्स क्या होता है? Ca2 अगर घटेगी तो पीएच बढ़ेगा, अगर पीएच बढ़ेगी तो CO2 घटेगा, अगर CO2 घटेगी तो पीएच बढ़ेगी। इसका मीन्स ये होता है इससे। ठीक है, तो देखो CO2 क्या होगी? बढ़ेगी, और पीएच क्या होगी? कम होगी। अब CO2 कितने से कम होगी? CO2 कितने से ज्यादा होगी? नॉर्मल रेंज 45 mm ऑफ Hg से ज्यादा होगी, और नॉर्मल रेंज क्या होती है? 35 से लगाकर 45 mm ऑफ Hg। तो इसके अंदर 45 से ज्यादा क्या होगा? CO2 का लेवल होगा, और पीएच क्या होगी? कम होगी, 7.35। ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब आता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, इसके अंदर क्या होगा? पीएच बढ़ेगी और CO2 का लेवल कम होगा, तो CO2 क्या होगी? 25 mm ऑफ Hg से क्या होगी? कम होगी, सॉरी 35 से कम होगी, और पीएच क्या होगी? इंक्रीज होगी 7.45 से। ये होता है अपना
रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, पीएच ज्यादा होगी और CO2 का लेवल कम होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके अंदर एसिडोसिस का मतलब क्या होता है? पीएच क्या होगी? कम होगी। और मेटाबॉलिक के अंदर किसका कंपोनेंट होता है? HCO3, कार्बोनिक अम्ल। और आपको पता होगा कि मेटाबॉलिक एसिडो HCO3 समानुपाती पीएच, पीएच बढ़ेगा तो HCO3 का लेवल भी बढ़ेगा, HCO3 कम होगा तो पीएच का भी लेवल कम होगा। तो पीएच कम होगी तो HCO3 भी कम होगा। तो इसे क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और पीएच कितने से कम होगी? 7.35 से। और HCO3 कम होगी 22 से कम। इसका नॉर्मल रेंज होती है 22 से 27 mm ऑफ Hg। ठीक है। एक होता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इसके अंदर क्या होता है? पीएच बढ़ेगी तो HCO3 भी बढ़ेगा। तो नॉर्मल 7.45 बढ़ेगा तो क्या होगा? HCO3 मतलब 27 इंक्रीज। दिस इज द मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या है? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। और अपन ने क्या पढ़ा था कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है? फ्लूइड बाहर आता है, एसिड बाहर आता है, तो पीछे क्या बचता है? एल्केन बेस बचता है। तो वहां क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। और इसके अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा तो पीएच क्या होगी? ज्यादा होगी। कितने से? 7.45। ठीक है। और HCO3 का लेवल क्या होगा? 27 से ज्यादा। क्या होगा? 27 से ज्यादा। अब देखो, इसके अंदर पीएच 7.35 से ज्यादा, इसके अंदर 7.10 है, ये गलत। इसके अंदर क्या है? 7.40, ये गलत। ठीक है। या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन इसके अंदर पीएच कितनी है? 7.45 बढ़ रही है। ठीक है। और इसके अंदर ये देखो, HCO3 का लेवल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना हो रहा है? 42। और इसके अंदर पीएच तो बढ़ रही है लेकिन HCO3 का लेवल क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसके अंदर ये देखो, पीएच बढ़ रही है और 42 मतलब HCO3 का लेवल कितना है? 27 से ज्यादा। तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ऑल ऑल आर ट्रू अबाउट डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट का मतलब है कि इसके अंदर तीन ऑप्शन तो क्या है? राइट है। क्या है? तीन ऑप्शन राइट है और एक ऑप्शन क्या है? गलत है। एक्सेप्ट, इसमें से डाउन सिंड्रोम के तीन साइन एंड सिम्टम दे रखे और एक रॉन्ग है। आंसर बताओ।
ठीक है, अभी इसको अपन देखते हैं। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, congenital abnormality, trisomy 21 chromosome. Okay, most common cause of mental retardation or IQ. Most common cause of mental retardation or IQ. ठीक है, ये होता है डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। ट्राइसोमी का मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्राइसोमी ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। साइन एंड सिम्टम की बात करें, ब्रूसफील्ड स्पॉट, इसका मीन्स क्या होता है, आइरिस जो होती है आई के अंदर, उसके अंदर व्हाइट स्पॉट होते हैं। क्या होते हैं, व्हाइट स्पॉट होते हैं। लो सेट ईयर, माइक्रोसिफेली, क्या देखने को मिलता है, माइक्रोसिफेली, सिमियन क्रेज, सिमियन क्रेज, सिमियन क्रेज का मीन्स क्या होता है, जो हाथ होता है, हाथ के अंदर एक लाइन देखने को मिलेगी, उसको अपन क्या कहते हैं, सिमियन क्रेज। पाल्मर के अंदर ये जो लाइन होती है वो एक देखने को मिलती है, इसको अपन क्या कहते हैं, सिमियन क्रेज कहते हैं। ब्रेकीडक्टाइल और क्लिनोडक्टाइल। ब्रेकीडक्टाइल क्या होती है, जो अपनी अंगुलियां होती है वो छोटी होती है। क्या होती है, फिंगर जो होती है वो छोटी होती है, उसे कहते हैं ब्रेकीडक्टाइल। और क्लिनोडक्टाइल का मतलब होती है जो ये छोटी जो फिंगर होती है वो कर्व के रूप में होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, क्लिनोडक्टाइल। और सैंडल गैप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सैंडल गैप। और क्या कार्डियक के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक के अंदर डाउन सिंड्रोम है तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलता है वीएसडी, कार्डियो के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वीएसडी, और उसके बाद एएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और जीआईटी के अंदर ड्यूडेनल एट्रेजिया, ड्यूडेनल एट्रेजिया। ठीक है, ये कार्डियक के अंदर वीएसडी, एएसडी, ड्यूडेनल एट्रेजिया मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलेगा, ड्यूडेनल एट्रेजिया। एट्रेजिया का मतलब होता है ब्लॉक हो जाता है, ड्यूडेनल एट्रेजिया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और एएसडी। इसके अंदर अगर अपन टेस्ट की बात करें, क्या करें, टेस्ट एंटी नेटल केयर के अंदर जब टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर 10 to 14 वीक पर टेस्ट होता है। उसके अंदर एक होता है HGC, पापा और एल्पा फीटो प्रोटीन और USG। इसके अंदर इसको अपन क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ डाउन सिंड्रोम। एंटीनेटल केयर के अंदर HGC, ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसका लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्या है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, इसका लेवल क्या होगा, कम होगा। और एल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या होगा, कम होगा। और कब होता है ये टेस्ट, 10 to 14 वीक पर ये डाउन सिंड्रोम का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है।
ये अपना हो गया डाउन सिंड्रोम। देखो मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, ब्लू फिल्म स्पॉट देखने को मिलता है, माइक्रोसिफेली देखने को मिला है, हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं देखने को मिलता है किसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। ये तीन इसके क्या हो गए, इनके साइन एंड सिम्टम। ये हो गया पूरा डाउन सिंड्रोम, पूरा 180 डिग्री पे घुमा दिया, कहीं से भी क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अबगार स्कोर। अबगार स्कोर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ए बी सी या डी? आंसर बताओ। चलो अब अब अबगार स्कोर का पोस्टमार्टम करते, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। अबगार स्कोर, ठीक है, नियोनेटल स्टेटस चेक करने के लिए, नियोनेटल स्टेटस चेक करने के लिए, इसके लिए अबगार स्कोर किसके लिए यूज होता है, नियोनेटल हेल्थी है या अनहेल्थी, उसके लिए एक स्केल बनाई गई, उसको अपन क्या कहते हैं, अबगार स्कोर। क्या कहते हैं? अबगार स्कोर। ये यूज कब होता है? अबगार स्कोर जब ये होता है, यूज कब होता है? एक होता है एट बर्थ, एट बर्थ यानी 1 मिनट पर, कब? 1 मिनट, उसके बाद 5 मिनट, ओके। एक होता है 1 मिनट पर, एक होता है 5 मिनट पर। अगर 5 मिनट पर अबगार स्कोर एबनॉर्मल है तो देन रिपीट 10 मिनट, देन रिपीट 10 मिनट अबगार स्कोर, ठीक है। ये हो गया अबगार स्कोर से 3 सिस्टम को अपन चेक कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी, नर्वस और कार्डियो, ठीक है। और अबगार के अंदर 5 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं? 5 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। ए का मतलब एपरियंस, एपरियंस का मतलब स्किन कलर, स्किन कलर। पल्स रेट, जी का मतलब ग्रिमिस, मीन्स रिफ्लेक्स। और ए का मतलब एक्टिविटी, मीन्स मसल टोन। और आर का मतलब रेस्पिरेशन। क्या है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन रेट नहीं है, रेस्पिरेशन है। तो एपीरियंस, पल्स रेट, ग्रिमिस यानी रिफ्लेक्स, एक्टिविटी यानी मसल टोन, और आर का मतलब रेस्पिरेशन। जीरो, एक एंड, ठीक है। अपीयरेंस यानी स्किन कलर, क्या है? स्किन कलर। अगर फुल बॉडी क्या है? ब्लू है, क्या है? ब्लू, मीन साइनोसिस है, क्या है? साइनोसिस है।
और बॉडी तो क्या है, पिंक है, क्या है, बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज क्या है, ब्लू है और फुल बॉडी क्या है, पिंक है। तो इसको अपन 2 नंबर देंगे, इसको 1 और इसको 0। पल्स रेट अगर क्या है, एब्सेंट है, तो इसको अपन देंगे 0। अगर 100 से कम है तो इसको 1 और ये 100 से ज्यादा 100। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, और ये क्या है, वीक रिफ्लेक्स। ये क्या है, और इसमें क्या आता है, गुड रिफ्लेक्स। इसके अंदर क्या आता है, गुड रिफ्लेक्स। मसल टोन जो होती है वो क्या होती है, फ्लैसिड होती है। क्या होती है, फ्लैसिड। मसल टोन क्या होती है, फ्लैसिड होती है। और वीक फ्लेक्शन और गुड फ्लेक्शन। और रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट, वीक कराई। इसके अंदर क्या होता है, गुड कराई, विग्रस कराई। ये होते हैं अबगार स्कोर के पैरामीटर्स, अपीयरेंस, पल्स रेट, रिफ्लेक्स, मसल टोन और रेस्पिरेशन। 0, 1 और 2। अगर 3 स्थिति होती है, 0 से 3, 4 to 7 और 7 to 10। ठीक है, ये है नॉर्मल। तो इसमें अपन क्या करेंगे, रूटीन केयर करेंगे। क्या करेंगे, रूटीन केयर। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, रूटीन केयर प्लस O2। और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, CPR। क्या करेंगे, CPR। ये होता है अबगार स्कोर। क्या होता है, अबगार स्कोर। अबगार स्कोर के अंदर अपन ने अबगार के 5 पैरामीटर्स देखे, 3 सिस्टम्स देखे, और उसके अंदर अगर 0 से 3 है तो CPR, 4 to 7 है रूटीन केयर प्लस O2, 7 to 10 है तो नॉर्मल प्लस रूटीन केयर। अब देखो MCQ देखो। हाँ, एक्टिविटी, हार्ट रेट, ग्रिमिस, रेस्पिरेशन रेट नहीं। ठीक है, अपनिया तो होता ही नहीं है। चलो, इसमें भी रेस्पिरेशन रेट आ गया। ठीक है, एक्टिविटी आ गया, सही है। कलर, मसल टोन और रेस्पिरेटरी एफर्ट। इसका राइट आंसर होगा सी, एक्टिविटी, कलर, टोन और रेस्पिरेटरी एफर्ट। इसका राइट आंसर है सी। तो अपन ने 10 MCQs पढ़े, और 10 MCQ कौन से टॉपिक से हैं, उस पूरे टॉपिक्स को अपन ने डिटेल में पढ़ा। इसके अंदर 10 MCQs अपन ने पढ़े और पूरा डिटेल से पढ़ा, 180 डिग्री पे पूरा घुमाया, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, और पूरा थ्योरी और MCQ। और फ्लोरेंस एकेडमी में आपका स्वागत है और थैंक यू।